बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के ओरिएंटेशन लेक्चर के अंदर हम न्यूटन का सेकंड लॉ जो है उसको पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड जो हमारी कन्फ्यूजन्स हैं हम इंशाल्लाह उसको दूर करेंगे और वो तमाम तर बातें जो हमें रेगुलर क्लासेस के अंदर जो है वो मदद देंगी, इंशाल्लाह हम उनको भी डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा दूं आप लोगों को। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में जाने के लिए या मोशन से रेस्ट में आने के लिए हमेशा फोर्स की रिक्वायरमेंट करती है। विदाउट एनी अनबैलेंस्ड फोर्स ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि बॉडी अपनी स्टेट को जो है वो चेंज कर ले। अब वो अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो बॉडी रेस्ट से मोशन में, और अनबैलेंस फोर्स की ही वजह से बॉडी मोशन से रेस्ट की हालत में आएगी। ये चीज़ हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ तक हम पढ़ चुके हैं। अब उसी अनबैलेंस फोर्स का जिक्र करते हैं कि वो अनबैलेंस फोर्स क्या कमालात कर सकती है। याद रहे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम अनबैलेंस फोर्स का जिक्र करते थे और कहते थे ये वो फोर्स है जो बॉडी की हालत को तब्दील कर सकती है। तो तब्दील हो गई हालत, अब क्या होगा, वो अनबैलेंस फोर्स और क्या काम करेगी, वो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। यानी स्टेट को चेंज करते हुए वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर एक बॉडी रेस्ट हालत में है तो जैसे ही वो मोशन की हालत में जाएगी तो बॉडी की स्टेट चेंज होगी और स्टेट के चेंज होने के साथ ही वेलोसिटी के अंदर जो है वो एक बदलाव आएगा। उस वेलोसिटी के अंदर चेंज को हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और आपने उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स लगाई तो वो रेस्ट में आने से पहले तक भी अपनी डिफरेंट वेलोसिटीज को चेंज करती हुई आएगी। यानी अचानक 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ज़ीरो नहीं हो जाती, 20 से 19 होगी, 18 होगी, 17 होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो आएगी। तो इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर जो हमारी डिस्कशन रहनी है उसको हम न्यूटन सेकंड लॉ में कहेंगे। इसी तरह 0 से 20 मीटर की वेलोसिटी कांस्टेंट अचीव करते हुए वो भी डायरेक्टली नहीं हो जाएगी। 0 से 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और फिर जाकर कहीं जो है वो एक वक्त आएगा जिस वक्त वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जो है उसकी अटेन होगी। तो इसके दरमियान के गैप को भी डिस्कस करना है तो वो न्यूटन सेकंड लॉ उस गैप को फिल करता है और बताता है कि किस तरह से वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, किस तरह से वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा। तो याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आप 0 से स्टेट को रेस्ट हालत से यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड पर लेके जाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं मेरी वेलोसिटी जल्दी चेंज हो, तो इट मीन्स टू से कि आप उस वक्त कह रहे हैं कि मेरी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो इससे एक बात कंक्लूड कीजिए कि हमें ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए अगर हम जल्दी रेस्ट पोजीशन से यूनिफॉर्म वेलोसिटी की पोजीशन में जाना चाहते हैं। सिमिलरली बात कर लेते हैं कि अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक बॉडी को मूव करवा रहे हैं तो क्या होगा, तो उस सूरत में अगर आप रेस्ट में जल्दी आना चाहते हैं तो बेटे आपको ज़्यादा वेलोसिटी के अंदर चेंज चाहिए और थोड़े टाइम के अंदर चाहिए। तो उसका मतलब उस वक्त भी आप इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं कि मेरी बॉडी के अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है आपके लिए कि एक्सेलरेशन क्या है और ये किस वजह से प्रोड्यूस होता है और ज़्यादा एक्सेलरेशन जो है वो क्यों प्रोड्यूस होता है। तो इन तमाम बातों का आंसर इसी एक बात के अंदर छुपा हुआ है कि अगर आप वेलोसिटी में ज़्यादा तब्दीली चाहते हैं, ज़्यादा रिसेंटली तेज़ी के साथ फ्रीक्वेंटली चेंज चाहते हैं तो आपको ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए। इसी तरह उस ज़्यादा एक्सेलरेशन को पैदा करने के लिए आप अपनी डिस्कशन को दोबारा फर्स्ट लॉ पर ले जाइए तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट से यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अटेन करने के लिए आपको एक अनबैलेंस फोर्स चाहिए।
तो क्या बेटे इन दोनों चीज़ों को आपस में आप जोड़ सकते हैं कि रेस्ट से यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन करने के लिए दरमियान में जब वेलोसिटी का चेंज आता है तो उस वक्त आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और रेस्ट से यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन करने के लिए ही आपको एक अनबैलेंस फोर्स चाहिए होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, वही अनबैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और वो एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा जितनी आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने एक बॉडी को रेस्ट से यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर लेके जाना है और जल्दी लेके जाना है तो यू रिक्वायर्ड लार्जर फोर्स, तो उस वक्त आप एक्चुअली में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो एक्सेलरेशन का फोर्स के साथ डायरेक्टली रिलेशन बन जाता है। ये बात दूसरी तरफ भी अप्लाई कीजिए कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी को रेस्ट में लेके आना है तो क्या होगा, तो भी आपको इसी तरह ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी जल्दी वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो उस वक्त भी ये एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए यू मस्ट रिक्वायर्ड द लार्जर फोर्स। तो ये चीज़ न्यूटन ने उठाई और अपने सेकंड लॉ के अंदर रख दी। तो न्यूटन अपने सेकंड लॉ के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड करता है। तो आइए इससे पहले कि ये मैं बात आपको न्यूटन सेकंड लॉ की टर्म में यानी उस डेफिनेशन की टर्म में समझाऊं, उससे पहले मैं एक छोटी सी डायग्राम से आपको इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास ये एक दायरा है। जब तक वो ऑब्जेक्ट इस दायरे के अंदर रहता है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट हालत में है। उसकी कौन सी स्टेट है? उसकी स्टेट है स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर इस दायरे से उसने निकलना है तो क्या करना होगा? तो उसके लिए अब उसकी स्टेट चेंज होगी। उसके लिए क्या करना होगा? एक अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उससे निकलकर उसने जाना है एक ऐसे दायरे के अंदर जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी रखी हुई है। इस दायरे के अंदर दाखिल होना, तो रेस्ट वाले दायरे से निकलकर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले दायरे के अंदर दाखिल होना इतना आसान नहीं है। उसके लिए उसको उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना होगा। तो इसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए ही वो फोर्स रिक्वायर्ड होगी। मतलब एक चीज़ को आपने पुश करना है, धक्का देना है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि वेलोसिटी के अंदर गेन या वेलोसिटी का डिक्रीज जो है वो उसी वक्त मुमकिन है जब आप फोर्स लगाते हैं। तो जैसे आप फोर्स को पुश करें, फोर्स लगाकर इस ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो फोर्स ही इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकती है, इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकती है। तो फोर्स लगाने के बाहिस ये रेस्ट से किस दायरे के अंदर दाखिल हो सकता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर। तो इसके लिए F जो है वो एक अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है और आप उसको रेस्ट हालत के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा? उसके लिए भी आपको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुखालिफ सिमत में एक फोर्स अप्लाई करनी होगी, और उस फोर्स के ज़रिए असर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो रुक जाएगी। तो उसके लिए भी आपने फोर्स अप्लाई की। कौन सी फोर्स? अनबैलेंस फोर्स। तो इन दोनों सूरतों में मैं एक चीज़ डिफाइन करता हूं कि आप जब भी अपनी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो स्टेट की चेंज अनबैलेंस फोर्स की मौजूदगी में ही होगी। वो अनबैलेंस फोर्स आप लगाएंगे तो स्टेट चेंज हो जाएगी। अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी तो स्टेट के अंदर कभी भी चेंज मुमकिन नहीं है। तो स्टेट द चेंज ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड द अनबैलेंस फोर्स। उसको आप अनबैलेंस फोर्स जो है वो ज़रूर उसके ऊपर जो है वो फिट करेंगे। उस अनबैलेंस फोर्स से होगा क्या? उससे एक्चुअली में स्पीड के अंदर यानी वेलोसिटी के अंदर जो है वो चेंज आएगा। तो मैं इसका इफेक्ट लिख लेता हूं कि अनबैलेंस फोर्स का इफेक्ट क्या है? चेंज इन स्पीड। और स्पीड के अंदर चेंज आने से वो अनबैलेंस फोर्स जो है वो
उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देती है। अब ज़रा सोचिए थोड़े से लम्हे के लिए, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट हालत में है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, स्पीड ज़ीरो है, तो आप उसको मूव करवाना चाहते हैं। जैसे आप उसको मूव करवाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ती गई, आपने 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पर जाकर उसकी अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस में कन्वर्ट कर दी। अब अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस में कन्वर्ट करने का तरीका इंतहाई आसान है, वो मुश्किल नहीं है। कैसे भला? कि आप जब अनबैलेंस फोर्स है तो समझें कि आप फ्रिक्शन की यानी रुकावट की फोर्स जो आप गाड़ी को चलाते हुए एयर फ्रिक्शन महसूस करते हैं उसकी फोर्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अनबैलेंस फोर्स है। अगर आप अपनी फोर्स को उस फ्रिक्शन की फोर्स के बराबर ले आएंगे तो आपके अनबैलेंस फोर्स बैलेंस फोर्स के बराबर आ जाएगी। तो अगर आपकी गाड़ी 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ थी तो आपने उसकी वेलोसिटी 1 की, 2 की, 3 की, जब जब वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आना है तो आपकी फोर्स फ्रिक्शन की फोर्स से ज़्यादा होगी। जैसे ही आपकी फोर्स फ्रिक्शन की फोर्स के बराबर आ जाएगी तो उसी वेलोसिटी के साथ आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर दें। इसी तरह अगर आपकी फोर्स फ्रिक्शन की फोर्स से कम हो जाएगी तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और कम होते होते 5 से 4 फोर्स। अब जो अनबैलेंस फोर्स है वो फ्रिक्शन की फोर्स है, ठीक है, वो आपकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है 5 से 4, 3। अगर आप फ्रिक्शन की फोर्स से कम ही रहेंगे तो फिर क्या होगा? वो वेलोसिटी डिक्रीज होती होती दोबारा रेस्ट की हालत में ऑब्जेक्ट को ले आएगी, स्टेट को चेंज कर देगी। तो दोनों सूरतों में आपने देखा कि एक अनबैलेंस फोर्स होती है, उस अनबैलेंस फोर्स के नतीजे में वेलोसिटी के अंदर यानी स्पीड के अंदर चेंज आता है। अब इस स्पीड का चेंज दो तरह का हो सकता है, वो बढ़ भी सकती है वेलोसिटी और कम भी हो सकती है। तो स्पीड का चेंज जैसा मर्जी हो, स्पीड का चेंज, वेलोसिटी का चेंज जो होता है उसको हम हमेशा डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी को अगर इस तरह से बयान करें कि जब भी आप यहाँ पे तो अब कह रहे हैं कि फोर्स लगेगी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो अगर आप इसको इस तरीके से बयान करें कि फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा तो बात फिर भी ठीक है, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। चेंज इन वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगी उतना एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा और उतनी ज़्यादा आपको फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं और वेलोसिटी का रेट चेंज जो है उसको एक टर्म में ले आते हैं, बजाय इसके कि हम टाइम और वेलोसिटी को इकट्ठा डिस्कस करें, यानी थोड़े टाइम में ज़्यादा वेलोसिटी चेंज हो या ज़्यादा टाइम में थोड़ी वेलोसिटी चेंज हो। तो इन दोनों चीज़ों को इमर्ज करके एक नई टर्म बना लेते हैं, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो हम कहेंगे जितना ज़्यादा आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं उतनी ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। क्लियर? तो फोर्स और एक्सेलरेशन का ताल्लुक एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। हम इसकी अगर फॉर्मल डेफिनेशन करें तो वो किस तरीके से करेंगे? तो आइए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की कि एक्सेलरेशन is directly proportional to applied force। किसी भी बॉडी में जो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये तो था कि अगर आपने स्टेट को चेंज करना है यू मस्ट रिक्वायर टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, और उसके लिए आपको फोर्स जो है वो लाजमी अप्लाई करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतने एक्सेलरेशन के अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एंड बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट टर्म है कि स्टेट की चेंज बॉडी आसानी से नहीं होने देगी, वो रेजिस्ट करेगी। उसकी कौन सी प्रॉपर्टी रेजिस्ट करती है मैंने फर्स्ट लॉ में एक्सप्लेन किया था, आप अच्छे तरीके से उसको समझते हैं। फोर्स की वो प्रॉपर्टी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो बॉडी की स्टेट की चेंज को मुखालफत करती है, मज़ाहमत करती है, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं।
तो अगर आप फोर्स लगाकर बॉडी की हालत को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको एक मुखालफत फोर्स भी अपोज जो है वो फील होगी, और उस मुखालफ सिमत वाली जो फोर्स है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम एक इनर्शिया प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। वैसे इनर्शिया एक फोर्स नहीं है, लेकिन काम वो फोर्स वाला करती है, चूँकि वो अपोज करती है अपनी स्टेट की चेंज को चेंज के अंदर, तो हम उसको उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसको एज आ फोर्स अपोजिंग जो है वो कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में वो फोर्स नहीं है। तो हम कहते हैं बेटे कि जिस बॉडी के पास इनर्शिया ज़्यादा होगा, इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। एक और आपकी कन्फ्यूजन यहाँ पे ख़त्म कर दूँ कि इनर्शिया मास नहीं होता, यानी आप अक्सर ऑब्ज़र्व करते हैं, कहा जाता है कि किसी बॉडी का इनर्शिया वह उसका मास ही होता है, तो इनर्शिया एक्चुअली में मास नहीं है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी का नाम है जो रिलेट करती है अपोजिंग फैक्टर के साथ। इनर्शिया कभी भी किसी बॉडी की उस प्रॉपर्टी को कहा करते हैं जो अपोज करती है अपनी चेंज इन स्टेट को, और उस स्टेट की चेंज को अपोज करने का नाम जो है वो हम इनर्शिया रख देते हैं। इनर्शिया हरगिज़ ऐसा नहीं है कि इनर्शिया आप बयान करते हैं जी इनर्शिया किसी बॉडी की, इनर्शिया इज इक्वल टू द फोर्स, नॉट एट ऑल। इनर्शिया इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, ये भी गलत है। इनर्शिया क्या चीज़ होती है, इनर्शिया बॉडी की एक प्रॉपर्टी का नाम है, वो प्रॉपर्टी, वो खुसूसियत जिस खुसूसियत की बिना पर हम कहते हैं कि ये अपनी चेंज इन स्टेट को अपोज करती है, स्टेट के अंदर चेंज की मुखालफत करने का नाम इनर्शिया होता है। ये प्रॉपर्टी के तौर पर मेजर की जाएगी, ये कभी भी इसको मैस की टर्म में मेजर नहीं किया जाएगा। हाँ, हम अंदाज़ा ज़रूर कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल कहना गलत नहीं होगा कि किसी बॉडी का इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा जितना उसका मैस ज़्यादा होगा। तो प्रोपोर्शनल की बिना पर हम इसको कह सकते हैं कि अ बॉडी हैविंग लार्जर मैस रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, कि किसी बॉडी का अगर लार्जर मैस होगा तो उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। उस अप्लाइड फोर्स के ज़रिए हमें हासिल क्या होगा, जितनी ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन मैस का फैक्टर भी उसमें एक ऐड कर लेते हैं जो कि उसके इनर्शिया की रिप्रेजेंटेशन है। उस मैस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट की, उसकी स्टेट को चेंज करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो स्टेट का चेंज है बॉडी की रेस्ट पोजीशन से मोशन की पोजीशन में लेके आना, ये आसान नहीं बनाएगा इनर्शिया, ये मुश्किल क्रिएट करेगा। जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उसकी ये अपोजिंग प्रॉपर्टी यानी इनर्शिया ज़्यादा होगी, उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स दरकार होगी उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जब उसकी स्टेट चेंज करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, तो फिर हम मैस के साथ इसका रिलेशन कहते हैं कि मैस एक्सेलरेशन, स्टेट में चेंज जब मुश्किल हो जाएगा तो उसका मतलब एक्सेलरेशन मुश्किल से पैदा होगा। स्टेट का चेंज ही तो एक्सेलरेशन है। अगर स्टेट मुश्किल से चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी उसके अंदर जो है वो मुश्किल से पैदा होगा। तो उस वक्त हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन मैस मुश्किल बना रहा है, तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mass of ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, उस बॉडी का बॉडी भी कह सकते हैं। अब एक्सेलरेशन निशानी है, जब भी किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो आप इस चीज़ की गवाही दे दें कि उसकी स्टेट चेंज हो चुकी है। जब तक किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, आप कभी भी नहीं कहेंगे कि उसकी स्टेट चेंज हुई है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर ही रहेगी।
लेकिन जैसे ही उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो गया, आप समझ लें कि उसकी स्टेट चेंज हो गई। और एक्सेलरेशन के बारे में ही न्यूटन का जो है वो सेकंड लॉ आता है, कि न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि वो एक्सेलरेशन किन तरीकों पर डिपेंड करेगा और कौन कौन सी चीज़ें इसको प्रोड्यूस करेंगी। तो दो चीज़ें हैं जो उसको प्रोड्यूस कर रही हैं। एक्सेलरेशन एक टर्म है, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स, एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूस करेगा, और एक्सेलरेशन को मास ऑफ द बॉडी यानी इनर्शिया अपोज करेगी। यानी एक ही लॉ के अंदर दोनों चीजें शामिल करती, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली भी इसी लॉ के अंदर मौजूद है और एक्सेलरेशन की मुखालफत करने वाली चीज भी इसी लॉ के अंदर मौजूद है। फोर्स अगर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगी तो मास इसी एक्सेलरेशन को अपोज करेगा। तो यही बेटे हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अबाउट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस दायरे में बंद है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। यानी इस डब्बों के अंदर बंद रहने को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहेंगे। सेकंड लॉ है कि इससे बाहर निकलो, जब आप रेस्ट वाले दायराकार से बाहर निकलोगे तो उस वक्त रेस्ट से निकलकर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से निकलकर रेस्ट में जाना है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उस वक्त सेकंड लॉ आ जाएगा। तो सेकंड लॉ टेल्स अस अबाउट हाउ मच एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस और कौन सी चीज उसको प्रोड्यूस करेगी और कौन सी चीज जो है वो उसको अपोज करेगी। तो हम इसको अगर मैथमेटिकली लिखें अब, तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी ये दोनों चीजें मैंने लिख दी, जो कुछ डेफिनेशन में बयान किया उसको मैथमेटिकली जो है वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर इसकी प्रोपोर्शनैलिटी बनाएं तो किस तरह से बनेगी, यानी एक्सेलरेशन को प्रोपोर्शनल करके लिखें तो फिर किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम, और यहां पे एक कांस्टेंट के लगा लेते हैं, एफ ओवर एम आ जाए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ किस चीज की डेफिनेशन देता है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ टेल्स अस अबाउट फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ किसकी डेफिनेशन है, न्यूटन सेकंड लॉ एक्चुअली टेल्स अस अबाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम इस एक्सेलरेशन की एक आइडियल कंडीशन जो है उसको ढूंढ लेते हैं, उससे हम के की वैल्यू निकालेंगे। वो आइडियल कंडीशन क्या है कि अगर हम 1 kg मास ऑफ द बॉडी कंसिडर करें और उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें तो प्रोड्यूस होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो हम ये चीज़ें, दो चीज़ें जो है वो याद रखिएगा जो आपने अप्लाई करनी है। के एज इट इज ही आएगा, आपने 1 kg मास लेना या आपने खुद लेना, 1 kg मास कोई भी हो सकता है, जस्ट लाइक दैट के मेरे पास ये डस्टर है, इस डस्टर का मास 0.1 kg है, तो उससे 10 गुना ज़्यादा यानी 1 kg का मास आपने ले लेना, तो वो मास आपको इजीली अवेलेबल। उसके ऊपर आपने 1 न्यूटन की फोर्स लगानी है, 1 न्यूटन फोर्स आपने लगा दी। ये दो चीज़ें जो मैंने ब्लू कलर से लिखी हैं ये आपने खुद प्रोवाइड करनी है। तो यू विल एक्सपीरियंस दैट, आप महसूस करेंगे उस बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो गया। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा होने का मतलब ये है कि उस बॉडी की वेलोसिटी 1 सेकेंड के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड चेंज हो गई है। अब 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का क्या मतलब है कि उस बॉडी ने 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकेंड के अंदर जो है वो ट्रेवल कर लिया। तो जब एक ऑब्जेक्ट, मैं टेबल की इस साइड से लेकर इस साइड तक कंसिडर कर लेता हूं कि ये 1 मीटर लेंथ है, तो इस टेबल के ऊपर मैं अगर मास रखकर उसको 1 न्यूटन फोर्स के साथ आगे को खींचता हूं, अब खींचने का तरीका भी सुन लीजिए किस तरह करना है। आपने एक टेबल लेना है, इस टेबल के ऊपर यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस पुली लगा लेनी। पुली का कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। फिर आपने एक मास कंसिडर करना है, उस मास को यहाँ पे रख देना है। ये मास होगा 1 kg का, जो हमने यहाँ पे लिया था। इस 1 kg मास को आप बांध कर पुली से नीचे की तरफ लटका देंगे। यहाँ पे जो आपने मास लटकाना है वो मास होगा 0.1 kg का। आपको पता है 0.1 kg में कितने न्यूटन होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू
ये नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स mg के साथ मूव करेगा, m 0.1 है, g 10 है, तो आपके पास आ जाएगा 1 न्यूटन फोर्स। यानी आपको आज ये भी समझ आ गई कि हम 1 न्यूटन फोर्स कैसे बना सकते हैं। तो ये बनानी मुश्किल नहीं है। अगर आप 0.1 kg, जो कि मेरी इस डस्टर का मैस है 0.1 kg, ये बहुत ज़्यादा मैस नहीं होता, 0.1 kg मैस अगर आप नीचे की तरफ लटकाएं तो 0.1 kg मैस जितनी फोर्स लगाएगा वो 1 न्यूटन के बराबर होगी, चूंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन। तो मैंने 1 kg का मैस भी ले लिया, 1 न्यूटन फोर्स भी ले ली। अब 9th क्लास तक आप पढ़ते आए हैं, जो 1 kg मैस ले ले, 1 न्यूटन फोर्स ले लें, लेकिन कैसे लें इस चीज़ की महारत आज आपको मिल गई कि किस तरीके से आप 1 kg मैस के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगा सकते हैं। तो अगर इसकी लेंथ टेबल की यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर होगी तो आप देखेंगे कि 1 सेकंड के अंदर ये बॉडी रेस्ट से यहां तक पहुंच जाएगी। तो रेस्ट से 1 सेकंड के बाद उसने 1 मीटर का फासला तय कर लिया, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बन गई 1 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, पहली वेलोसिटी थी 0, अब वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का चेंज जो है वो आ गया बेटे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब वेलोसिटी का चेंज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 सेकंड में आ गया तो इट मींस उसे उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो गया। तो ये चीज आप एक्सपीरियंस करेंगे, यानी ऑब्जर्व करेंगे इस टेबल पर इसकी हरकत से। और जो यहाँ पे ब्लू कलर से चीजें आपने दी हुई हैं, ये चीजें आपने खुद प्रोवाइड करनी है। तो कुछ चीजें आपने प्रोवाइड करनी है, कुछ आप एक्सपीरियंस करेंगे, यानी ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है, तो उससे आप k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये चीज 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो k की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू k की यहां पे पुट करें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास a बराबर आ जाएगा 1 इंटू एफ ओवर m। तो बेटे f इज इक्वल टू m ए, ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो यहां पर आपकी कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए कि व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ है क्या। तो हमें लगता है F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स की डेफिनेशन दे रहा है। एक्चुअली में न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स की डेफिनेशन नहीं देता, न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देता है। एक्सेलरेशन के बारे में बताता है कि किस तरह से वो प्रोड्यूस होना है। न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स की डेफिनेशन देता है कि वो एक्चुअली में महसूस बात चीज़ों की कमी जो है वो आपको उस चीज़ का एहसास दिला रही होती है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है उसके अंदर आपने देखा था कि जो फोर्स की एब्सेंस है वो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। स्टेट को चेंज करना है तो आपको फोर्स की मौजूदगी वहां पे होनी जो है वो ज़रूरी है। तो फोर्स की प्रेजेंस ज़रूरी है। तो फोर्स की वहां पे चूंकि फोर्स एब्सेंट है तो बॉडी अपनी हालत चेंज नहीं कर सकती, तो उसकी एब्सेंस यानी नामौजूदगी उस फोर्स का एहसास दिलाती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ से आपको फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, जबकि न्यूटन सेकंड लॉ से आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो है वो मिलती है। ठीक है, ओके बेटे, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में जो है वो जानने की कोशिश करते हैं।